नमस्कार, मैं हूं अनिका आर्यन, हाजिर हूं विशेष चर्चा के लिए एक बेहद ही अहम मुद्दे को लेकर। लॉकडाउन का तीसरा चरण जारी है। किसानों को फसल ना बिकने और सही कीमत ना मिलने की चुनौती से लगातार जूझना पड़ रहा है। खेती में घाटे से परेशान किसानों ने एक बार फिर से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग शुरू कर दी है। 9 मई को किसानों ने सोशल मीडिया पर बाकायदा अभियान भी चलाया है। लेकिन इन सब के साथ सवाल ये है कि खेती पहले से चले आ रहे संकट के बाद अब लॉकडाउन की इस मार से कैसे उभरेगी? क्या इस धक्के के बाद किसान अपने पैरों पर खड़ा रह पाएंगे? अगर किसान खुद नहीं खड़े रह पाए तो शहरों से गांव आ रहे प्रवासी मजदूरों को कैसे संभालेंगे? इन्हीं सब सवालों के साथ देखिए आज की हमारी ये विशेष चर्चा। अब क्या हो खेती का रोड मैप? क्या हो खेती का रोड मैप? ये सबके जहन में, खास तौर से जो किसान हैं देश के, उन सब के दिमाग में ये चल रहा है कि जब लॉकडाउन जब भी खत्म होगा, या फिर जैसे कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के साथ अब जीना सीख लीजिए, तो फिर ये जो कोरोना का नॉक है ये आखिर किस तरह के सबक लेकर आया है खेती किसानी के लिए? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव जी जुड़ गए हैं। नमस्कार। जाने माने कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस विशेष चर्चा में। सबसे पहले योगेंद्र जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से किसानों ने अपनी बात सामने रखी है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वामीनाथन रिपोर्ट, ट्विटर पर एक ये नया जो लड़ने का जरिया अब निकल कर सामने आया है क्योंकि लॉकडाउन है, ये किस तरह की पुरजोर लड़ाई है? और अब ट्विटर पर इससे पहले कल संपूर्ण कर्जा मुक्ति को लेकर किसानों ने ट्विटर एक्शन पर नंबर 1 पे ट्रेंड करा था। आज ये बताएं कि जो ये स्वामीनाथन रिपोर्ट की लंबे समय से मांग हो रही है, इसको लागू क्यों नहीं करती है सरकार? क्योंकि अब इससे ज्यादा कितना समय दिया जाएगा? निका जी, पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान पहली बार एक नया औजार ट्राई कर रहे हैं। अब तक क्या होता था, किसान वही अपना रामलीला मैदान, कहीं कुछ जाके धरना प्रदर्शन करते थे, और सोशल मीडिया और मीडिया इन जनरल में किसान तो पिटा ही रहता था। अब किसान ने भी सोचा है, नई जनरेशन के किसानों ने सोचा है, नई जनरेशन के एक्टिविस्ट ने सोचा है कि भाई ऐसा भी सोशल मीडिया में क्या है जो हम नहीं कर सकते, तो अब वो भी कर रहे हैं। और आपने देखा उन्होंने 5 तारीख को जो हुआ नंबर 1 पे ट्रेंड किया सोशल, और बाकियों से बहुत ऊपर। यानी कि जब किसान अपने वाली पे आ जाए और करनी पे आ जाए तो किसान किसी को छोड़ेगा नहीं। ये एक अच्छा ट्रेंड है। किसान अपनी ताकत नए प्लेटफॉर्म पे दिखा सकता है, क्योंकि अब राजनीति ज़्यादातर इसी किस्म की राजनीति हो रही है और होगी, इसलिए किसान को भी ये सीखना पड़ेगा। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। आज ये जो स्वामीनाथन कमीशन वाला चल रहा है ट्रेंड, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। किसान इन चीज़ों को सीखेगा, फायदा होगा। आपने पूछा सरकार क्यों नहीं लागू करना चाहती? हमें याद रखना चाहिए ये मामला सिर्फ इस सरकार का नहीं, ये मामला पिछली सरकार का है। मनमोहन सिंह जी के ज़माने में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को कमीशन किया गया था, रिपोर्ट आ गई थी। उसके बाद 7 साल तक वो उसके बारे में सोए रहे। मोदी जी की सरकार आई, छाती ठोक के दावा किया, जैसे कई दावे करते हैं कि आते ही लागू कर देंगे, सो गए। और इस सरकार ने फर्क सिर्फ ये किया, मनमोहन सरकार ने तो लागू किया नहीं, इस सरकार ने दावा किया कि हमने कर दिया है, बिना किए दावा कर दिया कि हमने कर दिया, बस यही फर्क आया जी। और बाद में बोल दिया कि सीटों पर देना संभव नहीं है, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है जी। और बाद में बोल दिया गया कि सीटों पर देना संभव नहीं है क्योंकि उससे मार्केट इम्बैलेंसेस आते हैं। देवेंद्र जी, सीटों पर जिस तरह से जिस इनपुट, जो लागत का जो फॉर्मूला है, जो बात हो रही है, उसमें देने में आप किस तरह की अड़चनें देखते हैं? क्या इन्फ्लेशन, महंगाई का दबाव है, या WTO का दबाव है? क्या है वो फैक्टर्स? देखिए, इसमें इस महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को अगर हम थोड़ा सा विस्तार से देखें तो इसको समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये हमारे देश की इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं या इकोनॉमिक जो डिज़ाइन है, वो लोगों को खेती से निकालकर या गांव से निकालकर शहर में लाने के लिए व्यवस्था करता है। और ये हम जानते हैं कि हमें वर्ल्ड बैंक ने 1996 में कहा था कि हमें 40 करोड़ लोगों को अगले 20 साल में 2015 तक
गांव से निकालकर शहर में लाना है। और वो पॉसिबल तभी हो पाता है कि जब हम इकोनॉमिक डिजाइन इस तरह का बनाते हैं कि हम एग्रीकल्चर को डेलिबरेटली इम्पावरिश रखते, हम डेलिबरेटली उसको नीचे रखते, दबा के रखते, ताकि जो लोग हैं वो जबरन खेती छोड़कर बाहर आए और गांव में आए। ये पॉलिसीज कई सालों से ये चलती आ रही हैं, जिसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मानते हैं कि ये बहुत एसेंशियल है। मेरा मानना है कि ये हमें वेस्ट से जो फॉर्मूला मिला था, जिसके करके हमने 40 करोड़ लोगों को, मुझे नहीं मालूम 40 करोड़ हुए कि नहीं हुए इतने सालों में, लेकिन 40 करोड़ लोगों को जो वर्ल्ड बैंक ने कहा था, हमने गांव से निकाला। यानी ये एक तरह के एग्रीकल्चर रिफ्यूजीज थे। ये एग्रीकल्चर रिफ्यूजीज अब गांव में जब उनको आपने देखा है कि गांव से निकलकर शहर में आए, और शहर में तो क्या उनकी दुर्दशा हुई जब ये लॉकडाउन हुआ, तो वो वापस गए। जो ट्रॉमेटाइज एक्सपीरियंस सारा देश देख रहा है, वो उसका अब एक सामने एक चित्रण आता है, एक विजुअल आता है कि अब लोगों को पता चला कि एग्रीकल्चर रिफ्यूजीज थे ये इतने सालों से। अब वो जो इकोनॉमिक नीतियां हैं, अब मुझे लगता है कि वो समय आ गया है, क्योंकि ये लोग वापस चले गए हैं गांव में। अब हमारे पास एक समय अपॉर्चुनिटी है कि हम उसको एक रिवाइटलाइज करें एग्रीकल्चर को, हम एक इकोनॉमिक डिजाइन को बदलें। अब हम एक कोशिश करें कि एग्रीकल्चर को इकोनॉमिकली वायबल बनाएं, प्रॉफिटेबल बनाएं, सस्टेनेबल बनाएं। ये अब हमारी जरूरत नहीं है, सारी दुनिया की अब ये जरूरत है। अमेरिका में भी क्राइसिस है, यूरोप में भी क्राइसिस है, इंडिया में भी क्राइसिस है, और वो क्राइसिस तब तक रहेगा जब तक हम अपना फोकस जीडीपी से नहीं हटाते। अभी भी देखिए, मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे एडिटोरियल आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप पहला रिफॉर्म तो हमारा अब हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, अब सेकंड रिफॉर्म में आइए कि लेबर रिफॉर्म्स लेके आइए। लेबर रिफॉर्म्स क्या है? उनके सारे अधिकार जो है ले लिए अपने पास। फिर कहा कि अब लैंड रिफॉर्म्स लेके आइए, अब जमीन पे भी कब्जा करने की उनकी पूरी वो मतलब सोच है। अगर ये रिफॉर्म्स हैं तो मुझे नहीं लगता कि एक्सप्लॉयटेशन क्या हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हमें अब एग्रीकल्चर को रिवाइटलाइज करना बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए, क्योंकि वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन वहां पर इन्वॉल्व है। और वो ये नहीं कि एग्रीकल्चर उसको संभाल नहीं सकता, लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर को अपॉर्चुनिटी देंगे, एक तरह का इकोनॉमिकली उसका एक मॉडल तैयार करेंगे, तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर ही देश के लिए इतना कैपेसिटी बिल्ड करेगा कि जो डिमांड है वो जनरेट होगी, और वो डिमांड जनरेट होगी तभी हमारे इकोनॉमी का जो पहिया है वो दौड़ेगा, आगे बढ़ेगा। तो हमारे साथ पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन जी हैं, उनसे समझ लेते हैं। सर ये बताएं, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी रहे हैं, किस तरह की मजबूरियां होती हैं? जैसे हम कह रहे हैं यहाँ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वामीनाथन रिपोर्ट में C2 लागत के आधार पर उसका 1.5 गुना देने की बात, संपूर्ण कर्ज माफी की बात, आपको कितनी जायज लगती है किसानों की तरफ से ये मांगे? क्योंकि उनका कहना है कि अगर OECD इक्रियर का जो वो आंकड़ा भी है जो देवेंद्र जी हमेशा सामने रखते हैं कि 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है किसानों को MSP ना मिलने की वजह से, तो अगर वो मिल जाता तो आज ये हालत ही ना होती कि वो कर्ज के जाल में होते, ऋण मुक्ति की बात कर रहे होते। आपको क्या लगता है कि क्या नीतियों में जिस तरह से गिरावट आई है कृषि को लेकर, उसमें क्या करने की जरूरत है? और खास तौर से जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो बोला गया है C2 लागत पर, उसमें क्या दिक्कत आती है, क्या अड़चने हैं? देखिए, C2 लागत का जो इशू है वो एक कॉम्प्लेक्स इशू है, उसमें मैं इस समय नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम जो पेड आउट कॉस्ट है, यानी कि किसान जो सचमुच खर्चा कर रहा है, उस पर हम 50% देंगे। लेकिन आप देखिए कि मार्केट तो उससे बहुत नीचे चल रहा है। अब आप चने को लीजिए, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान के कुछ इलाकों में चना एक बड़ी क्रॉप है। चने का MSP है 4875 रुपये, और चने के मार्केट में भाव चल रहे हैं 3900 रुपये। तो 1000 रुपये MSP से, यानी कि प्रेजेंट MSP से कम चल रहे हैं चना, और खरीदार नहीं है। इवन गेहूं के केस में अगर आप देखें, शरबती गेहूं जिसकी बहुत डिमांड होती थी, मध्य प्रदेश में पिछले साल 2223 रुपये 2300 रुपये पर क्विंटल बिकता था। अब इस साल वो देखिए कि पिछले साल 2600 रुपये था, इस साल 2200 रुपये बिक रहा है। तो इस वक्त इतनी प्रॉब्लम में एग्रीकल्चर है, और इतनी रेस्ट्रिक्शंस के वजह से, मूवमेंट की रेस्ट्रिक्शंस और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का डर, उस सब की वजह से बायर्स नहीं है मार्केट में। तो कोई तरीका गवर्नमेंट को ढूंढना होगा कि किस तरीके से मार्केट्स नॉर्मल तरीके से फंक्शन करें, जिससे कि व्यापारी और यूजर्स कमोडिटीज को स्टोर करें। अभी तो वो स्टोर कर ही नहीं रहे। जी हम योगेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ये एक पॉइंट सामने आया है कि जो एग्रीकल्चर रेफ्यूजीज, जैसे कि देवेंद्र जी ने बोला, ये पहले खेती किसानी करते थे, खेत
किसानी में उतना हुआ नहीं कि वो अपने परिवार को पाल पाए, तो यहाँ से शहरों की ओर पलायन कर गए। अब शहर ऐसी स्थिति बन गई है कि जिस शहर को इन्होंने अपने हाथों से बनाया उन्होंने इनको बेगाना कर दिया। अब वापस आ रहे हैं, तो ज़रूरी ये एक नॉक है, इसको हम किस तरह से लें, जो कोरोना की नॉक है, कि किस तरह से गांव को सशक्त किया जाए कि इनका जो वापस आ रहे हैं इनको हम संभाल लें। क्या इस वक्त वो स्थिति है? इसके लिए हमें कृषि की नीति और गांव के बारे में अपनी सोच को बुनियादी रूप से बदलना होगा। उस पर सुझाव देने से पहले मैं एक सिराज साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, उसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं। आपने चने और गेहूं की बात कही, मैं आज सुबह के रेट बताना चाहता हूं जो एक साथी ने बताए थे। मक्का का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है 1760 रुपया, आज सुबह बिक रहा था 860 रुपया। कपास का मिनिमम रेट है 5225 रुपया, महाराष्ट्र में आज बिक रही थी 4000 रुपए पे। सरसों का रेट है सरकारी 4425 और आज राजस्थान बिक रही थी 3500 रुपया में। तो जो सिराज साहब ने बात बताई है, C2 हो, C1FL हो, वो सब तो बहुत ऊंची और दूर जी को मिल जाए, वो नहीं मिल रही है। और वो सबसे बड़ा संकट है कि जो है वो कैसे मिल जाए। आपने जो बड़ा सवाल उठाया देवेंद्र जी के माध्यम से, वो ये है कि चलो अब जी लगता है आपसे हमारा संपर्क ठीक से, आपकी आवाज मुझ तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, दर्शक भी नहीं देख पा रहे होंगे। मैं चाहूंगी अपनी टीम से इसको देखने के लिए। तब तक देवेंद्र जी मैं आपके पास आना चाहती हूं, जो आपने ये बात सामने रखी कि ये जो एग्रीकल्चर रेफ्यूजीज हैं, अब आप किस तरह की नीतियां शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में बताना चाहेंगे जो कि हमें फौरी तौर पर अभी करने की ज़रूरत है और लॉन्ग टर्म में पॉलिसी लेवल पर, कि जो आप शहर से वापस गाँव की ओर आ रहे हैं वो अब यहाँ पर बेबसी और लाचारगी ना रहे उनके आगे, उनको सुरक्षित महसूस करें और एक डिग्निटी वाली जो लाइफ है वो उनको मिल सके। जो बात अभी योगेंद्र जी कह रहे थे और उनसे पहले सिराज साहब ने भी कहा कि जो C2 कॉस्ट की जो बात कर रहे थे कि वो C2 कॉस्ट से पहले कि MSP जो है वो नहीं मिल रही है लोगों को, तो वो सिर्फ इस बार का सिनारियो नहीं है कि लॉकडाउन करके वो नहीं मिल रही है। हमने तो कभी देखा ही नहीं आज तक वो MSP कभी मिलती हो किसानों को, सिवाय गेहूं और धान के, जहां पर की अश्योर्ड प्रोक्योरमेंट होती है। कहने का मतलब है इतने सालों से ये हमने नजरअंदाज किया है और यही एक कारण है कि जब किसान को उसका वाजिब दाम नहीं मिलता है या उसको उसकी राइटफुल इनकम नहीं मिलती है तो वो क्या करेगा? वो खेती छोड़कर बाहर जाएगा, अपना कहीं और धंधा देखेगा या कहीं कोशिश करेगा कि उसको कहीं अच्छा एक लाइवलीहुड मिल जाए। तो ये होता आया और हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने एग्रीकल्चर को बिल्कुल इग्नोर किया। हम ये मान के चलते थे कि एग्रीकल्चर हैज टू बी सैक्रिफाइस फॉर द सेक ऑफ इंडस्ट्री और यही हमारी इकोनॉमिक नीतियां रही हैं। तो अब हमें जो वापस जाना है, जो हमें यू टर्न लेना है, जो हमने माइग्रेशन देखा है या रिवर्स माइग्रेशन जिसको हम कह रहे हैं वो देखा इतने व्यापक स्तर पर, उससे एक मैसेज साफ मिलता है कि सिटीज ने, जैसा आपने पहले कहा कि वो उन्होंने डिसोन किया है सिटीज ने उन लेबर फोर्स को, और वो लेबर फोर्स जो है वो एग्रीकल्चर से ही निकाली गई थी। तो एग्रीकल्चर को जो आप कह रहे हैं उसे मेरा मानना है कि 2-3 चीजें करनी बहुत जरूरी है इस समय। उस रोड मैप की बात कर रहे हैं। पहला तो हमें एक सेंट्रल कमीशन बनाना पड़ेगा टू एश्योर फार्मर्स राइटफुल इनकम। अगर कमीशन फॉर फार्मर्स इनकम एंड वेलफेयर का हम गठन करते हैं जो कम से कम ये तय करे कि किसान को एक लिविंग इनकम, मेरा मानना है कि वो एक टाइम पर हम 3-4 साल पहले कहा करते थे कि 18,000 रुपए जो बेसिक सैलरी मिलती है सरकारी मुलाजिम को कम से कम वो मिले। ये एक पैटर्न हमारे देश में इवॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसी से इकोनॉमिक वायबिलिटी आएगी। ये जब एक हम इकोनॉमिक बेस क्रिएट कर देते हैं, दूसरा हमें देखना है कि किस तरीके का एग्रीकल्चर हमने आगे लेके जाना है जिसमें लेबर की इंगेजमेंट या इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो। मुझे लगता है कि जो कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग सिस्टम जो आंध्र प्रदेश ने इतने व्यापक स्तर पर तैयार किया है, जिसमें ऑलरेडी 6 लाख किसान जो हैं कन्वर्ट हो चुके हैं, मुझे लगता है कि वो एक ऐसा मॉडल हमारे सामने स्पष्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ वही है, और भी मॉडल हो सकते हैं, लेकिन खेती का जिसमें कि लेबर फोर्स इंगेज रहे, इन्वॉल्व रहे, ना कि डिस्प्लेस हो, वो मॉडल हमें लाने की जरूरत है जहां जहां ये पॉसिबल है। तो क्यों नहीं हम ये 2 चीजों को अगर हम करते हैं, देन वी कैन थिंक ऑफ अदर पैटर्न्स और अदर स्ट्रेटजीज आल्सो, जैसे फॉर इंस्टेंस स्टोरेज। अब देखिए जो 2.5 लाख हमारे जो तकरीबन पंचायत हैं
उनके लिए सरकार के पास रिसोर्सेज है पंचायत घर बनाने के लिए। वो रिसोर्सेज कई साल पहले उन्होंने एलोकेट किया, पंचायत घर बन गए 2.5 लाख पंचायतों के लिए। लेकिन जब फूड स्टोरेज की बात आती है तो सरकार के पास पैसा नहीं होता स्टोरेज के लिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज की बात है जो उपलब्ध कराने की। अगर हमने बनाए होते, हमने कम से कम देश में अगर 50-60 जगह पर ये स्टोरेज गोडाउन्स बनाए होते तो शायद आज जो हमारा स्टॉक, जो फूड स्टॉक सड़ता है या नहीं डिलीवर हो पाता टाइम पर, शायद हो पाता। कहने का मतलब ऐसे बहुत से स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे, बट प्राइमरीली हमें इनकम अश्योर करनी पड़ेगी किसान की। और जब तक हम इनकम नहीं अश्योर करेंगे, कोई उसके लिए अट्रैक्शन नहीं है कि वो खेती में रहे। योगेंद्र जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी ने बात सामने रखी कि जो एक सीधा इनकम सपोर्ट देने की बात होनी चाहिए, कम्युनिटी फार्मिंग टेक्निक्स को इवॉल्व किया जाना चाहिए। और जो ये मॉडल्स हैं, और तरह तरह के हमने मॉडल्स इस कोरोना के बीच में देखे, जैसे सरकार ने एफपीओज को बढ़ावा देने की बात की, एपीएमसी एक्ट में बदलाव करके सीधे बोला गया कि किसान सीधे ग्राहकों तक अपना सामान पहुंचा सकते हैं। कितना विश्वास रखते हैं आप इन नए मॉडल्स में और इनमें कितना दम है? एफपीओ वाली बात तो सही है, की जानी चाहिए। मैं समझता हूं देवेंद्र जी ने जो रोड मैप बताया है उसमें हमें एक बात जोड़नी है कि आज से वहां तक हम कैसे जाएं। और मेरे हिसाब से उसमें महत्वपूर्ण ये है, कुछ तात्कालिक चीजें जो एकदम करने की जरूरत है। पहला ये कि इस साल किसान को जो नुकसान हुआ है, खास तौर पे उस किसान को जिसने सब्जी और फल की खेती की, जो दूध पे निर्भर है और जो पोल्ट्री पर निर्भर है, उनको बहुत भारी नुकसान इस साल हुआ है। शुरुआत कीजिए उनको कॉम्पेंसेशन देने से। दूसरा, जो किसान को जो अभी डीजल के प्राइसेस बढ़े हैं, उस सब से जो किसान को नुकसान हुआ है उससे उसको बचाइए। तीसरा, ये जो मनरेगा का पूरा सिस्टम है उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं, उसके ऊपर जो सीमाएं हैं वो हटाएं। और एक संभावना ये हो सकती है कि कम से कम इस साल किसान की मजबूरी देखते हुए किसान को अपनी जमीन पर काम करने के लिए मनरेगा के वेजेस दिए जाएं, जो देने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि ये एक इनकम ट्रांसफर करने के मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप कुछ दे सकते हैं। ये सब करते हुए हमें जिस दिशा में बढ़ना है, जो देवेंद्र जी ने कहा, हमें गांव को एक अतीत के तरह देखना बंद करना है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी दृष्टि ये हो गई है कि गांव का मतलब वो पुराने अतीत की कोई चीज है जो अब तो खत्म होनी ही है देर सवेर। यानी जरूरी तौर पर जो मानसिकता है, जो गैप है रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया के बीच का, पहले तो वहां से शुरुआत करनी होगी और फिर जो ये कदम, जो उपाय सुझाए जा रहे हैं, इन पर नीति और नियत, सही नियत के साथ उन पर काम करना होगा। जी सिराज जी, आपके पास आना चाहूंगी। आप दोनों ने ये महत्वपूर्ण सुझाव सामने रखे हैं इमीडिएट तौर पर कि एक तो कॉम्पनसेशन मिले, डीजल के दाम जो कम हुए हैं उसका फ़ायदा पहुंचे, मनरेगा को जोड़ा जाए कृषि के साथ, और जिस तरह से देवेंद्र जी ने सामने रखा कि एक बेसिक इनकम सपोर्ट मिलना चाहिए। और जो स्टोरेज की बात अगर करें तो ये वाकई बहुत अनफॉर्चुनेट है। आजकल हम देख रहे हैं मंडियों में किस तरह से फसलों की खरीद हो रही है, और बारिश जब आ रही है, जिस तरह से पहले से ही पता था कि मौसम में उतार चढ़ाव होंगे, उसके बावजूद मुकम्मल अरेंजमेंट्स नहीं है मंडी में। क्या कहेंगे आप, आपके क्या सुझाव? नहीं, ये कहना ठीक नहीं है। देखिए, ऐसा है कि 2010 के बाद से गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स स्कीम चलाई, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स गारंटी स्कीम। उसके तहत 150 लाख टन कैपेसिटी बनाई गई गेहूं और चावल को रखने के लिए जी। ये बात सही है कि ये एक बहुत अच्छा काम हुआ, और उसकी वजह से आज देश में हम देखिए कि 800 लाख टन का स्टॉक है, और फिर भी उसमें कुछ लॉसेस नहीं होते हैं। लॉसेस अगर देखे जाएं, जो स्टोरेज लॉसेस की इतनी मीडिया में बातचीत होती है, वो तो 0.05% भी नहीं है, बहुत ही कम है। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि स्टोरेज कैपेसिटी बननी चाहिए, गवर्नमेंट के पास 80 मिलियन टन का स्टॉक होना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है, क्योंकि उसमें फिर बहुत सारी इनएफिशिएंसी आती हैं। मैं पूरी तरह एग्री करता हूं योगेंद्र यादव साहब से कि किसानों को, खास तौर से उनको जिनकी इनकम के बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसमें पोल्ट्री फार्मर हैं और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के फार्मर्स हैं, उनको बहुत जल्दी डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दिए जाने की ज़रूरत है। अब होता क्या है, गवर्नमेंट ने पीएम किसान दिया, पहले तो वो छोटे और मझले किसानों तक हुआ, फिर चुनाव के फौरन बाद ये हुआ कि हम सबको दे देंगे जी। तो आपने जो गवर्नमेंट के पास पैसा था वो सबको दे दिया, बजाय इसके कि आप रेन फेड एरिया के किसानों को कुछ एडिशनल धनराशि देते। तो ये टारगेटिंग में हमारी बहुत कमी रह जाती है। मैं ये समझता हूं कि डायरेक्ट इनकम सपोर्ट देने का ये बहुत अच्छा मौका है जी।
देवेंद्र जी, ये बताएं कि जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, हम इसलिए इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि साग सब्जी पेरिशेबल्स के नुकसान की हमने बात की। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है कि 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान। क्यों आपको लगता है कि ये जो टूल्स हैं इनको सरकार सही समय पर इनका इस्तेमाल नहीं करती? इसी तरह जब एमएसपी की बात हो रही है, सारे किसान ट्विटर पर हम देख रहे हैं भरा हुआ है कि एमएसपी को कानून बनाइए, एमआईएस की कानूनी दर्जा दीजिए। ये सब चीजें क्यों नहीं मिल रही हैं किसानों को? देखिए, कारण तो स्पष्ट है हमारे सामने, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिकली वायबल हो। हम नहीं चाहते कि लोग खेती में रहें। हम चाहते हैं कि लोगों को खेती से निकालकर, खेती को निकलकर वो शहर में आए। तो जब हमारी सोच ही उस तरफ है तो हमारी जो इच्छा है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर गैप रह जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब इतने सालों से जब हम एमएसपी देते हैं तो आज तक हम ये नहीं कर पाए कि भी एमएसपी अश्योर्ड हो, कम से कम उसकी डिलीवरी अश्योर्ड हो। ये कहा जाता है कि ये फ्लोर प्राइस सर्व करेगा, फ्लोर प्राइस भी वो सर्व नहीं करता है। जो जहां एमएसपी, जहां प्रोक्योरमेंट हम नहीं करते हैं उसके ऊपर भी देखें अगर हम तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ई नैम भी लेकर अभी आए हैं, हम कहते हैं कि बहुत बड़ा ये रिफॉर्म, मार्केट रिफॉर्म्स है, पर मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली करें, आप सबके लिए खोल दें, जो भी ट्रेड में जो भी हिस्सा लेना चाहे वो ले, ये सब बातें ठीक है। लेकिन अगर उस ई नैम मंडी में किसान को दाम नहीं मिलेगा जो उसको अश्योर होना चाहिए, तो फिर क्या फायदा हुआ उस टेक्नोलॉजी का? ये हमें देखना बहुत जरूरी है। जितनी भी ई नैम मंडी देख लीजिए, उसमें किसानों को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो नहीं मिलता है। जिसको मॉडल प्राइस कहा जाता है वो इस तरीके से शब्दावली आती है। मॉडल प्राइस क्या है? मॉडल प्राइस एक्चुअली इज डिस्ट्रेस प्राइस। मैंने हर जगह देखा है कि वो डे की एवरेज जो है उसको निकाल के बनाया जाता है, तो वो तो बिल्कुल कम होती है। और कम, आपने जो अभी युगेंद्र जी ने पहले आपको बताया कुछ है क्रॉप्स में, ये हर जगह पे ये पैटर्न है कि मॉडल प्राइस की हम बात करते हैं। मैंने जाके खुद कर्नाटका में देखा है जहां यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है कि वहां पर मॉडल प्राइस जो है बेसिकली इट वाज ए डिस्ट्रेस प्राइस, और हम बताते हैं उसको कि ये देखिए किसानों को कितना इसमें फायदा हो गया। जो आप एमआईएस स्कीम की बात कर रहे हैं वो बेसिकली वो भी स्कीम जो है वो कंज्यूमर्स के लिए है। जब कंज्यूमर प्राइसेस जब बढ़ते हैं जब ओपन मार्केट में, तब तो गवर्नमेंट स्टेप इन करती है ताकि कंज्यूमर को सब्सिडाइज कर दिया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि जब किसान के प्राइसेस क्रैश करते हैं तब गवर्नमेंट क्यों नहीं स्टेप इन करती। जैसा कि अभी सिराज जी ने कहा कि इतनी सब्जियों का और दूध का और हमने फूलों का, इन सब का, पेरिशेबल्स का देखा कितना नुकसान हुआ है। कहाँ है वो एमआईएस स्कीम जो उसमें स्टेप इन कर रही है या उसमें किसानों की मदद के लिए आ रही है? कहने का मतलब ये फिर उसी सोच के लिए बनाया गया है कि भाई कंज्यूमर को नुकसान नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर को हमें देखना है कि उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं सिराज जी से समझते हैं। सिराज जी, ये बहुत वैलिड पॉइंट सामने रखा है कि हमेशा जो निगाह है वो शहरी उपभोक्ता पर रहती है। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। जो हम लोगों ने OECD के साथ स्टडी करी है उसमें भी ये बात सामने आई कि जब भी थोड़ा भी दाम किसी चीज़ के बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट इतनी तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है, स्टॉकिंग रिस्ट्रिक्शन, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन। अब भी देखिए, आजकल भी हमारी जो आपकी बातचीत इस समय हो रही है तो मध्य प्रदेश ने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि उनके वेयर हाउसेज में जो चीज़ें रखी गई हैं वो मध्य प्रदेश के बाहर नहीं जा सकती। तो इस तरह के फैसलों से इमीडिएटली दाम गिरते हैं मार्केट के, उसका नुकसान किसानों को होता है। अब ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि टीवी पे और मीडिया पे इतना शोर शहर के लोग मचाते हैं। और मैं ये निवेदन करके अपनी बात खत्म करूंगा, ये जो क्राइसिस इतना इस समय हम देख रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट से भी ज्यादा अगर कोई डिसअपॉइंट कर रहा है तो वो शहर का मिडिल क्लास है। जरा भी एम्पैथी उसके अंदर दिखाई नहीं देती और ऐसा लगता है कि बस उसको इस चीज का कोई मलाल नहीं है कि लाखों लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तो हमारी पॉलिसीज बिल्कुल सही है कि बहुत ही ज्यादा कंज्यूमर सेंट्रिक हैं। जी, आपने बात की लाखों लाख मजदूर किस तरह से पैदल चल रहे हैं। हम ये क्लिप दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से मजदूरों को ये विश्वास है कि बस एक तरफ से अपने घर पहुंच जाएं और घर पहुंचकर उनको चाहे कितनी भी स्थिति खराब हो उनको कम से कम खाना तो मिल जाएगा। आइए सुनते हैं। घर तो कैसे भी कैसे पहुंचेंगे, बस सरकार से इतनी विनती है कि अगर कुछ भी अगर ध्यान देती है गरीब को ना, तो कैसे भी कैसे करके घर पहुंचवा दे। बस वो खाना भी ना खिलाए, हमें पानी भी ना दे, ना खाना मांगूंगा ना पानी मांगूंगा, वो मेरे घर पहुंचा दे। अगर घर पे रहेंगे तो खाना तक हम लोग को बढ़िया रहना, खाना हर एक चीज़ की सुविधा रहेगी। यहाँ रहेंगे तो क्या रहेगा, कुछ मिलेगा ही नहीं। कोई परेशानी हो कुछ नहीं, इससे तो अपने बच्चों में जाके मर जाएंगे ना, वो अच्छा रहेगा। रास्ते में मर जाए तो भी हाँ, और क्या, जनता को ये तो पता चलेगा कि भूखा प्यासा जा रहे रास्ते में मर गया हूँ। रह के भी वहाँ क्या करते हैं हम लोग,
हमें घर की याद आ रही थी। घर वाले भी कह रहे थे आजा बेटा, क्या करेगा वहाँ, कैसी परेशानी में क्या पता। हम लोगों ने कहा चलो भाई, चलना तो है ही, अब मारेगा कोई रास्ते में झेल लेंगे, अब उनसे कहना तो पड़ेगा हाथ जोड़ के सर। कम से कम हमारे देश तो बैठे दो, अगर हम अपने देश चले जाएंगे जहाँ नमक रोटी खाएंगे तो कम से कम हम संतुष्ट रहेंगे, अपने माँ बाप के पास रहेंगे। यहाँ हम तड़पे हैं, वहाँ हमारे माँ बाप तड़पे हैं, इस ज़िंदगी से क्या फ़ायदा। इस जिंदगी का क्या फ़ायदा, अगर गांव गए तो कम से कम नमक और रोटी तो मिल जाएगी। योगेंद्र जी ये बताएं कि अब जो हमारा कृषि प्रधान देश है उसे जिस तरह से जो डिज़ाइन किया गया इकोनॉमी के विकास को लेकर, उस मॉडल में ये फेलियर जो सामने आ रहा है, अब इस थप्पड़ को, इस कोरोना के सबक को हम किस तरह से आगे लेंगे? अनिका जी, अंग्रेजी में एक कहावत है, वोटिंग विद देयर फीट। जब लोग पूरी तरह से निराश हो जाते हैं किसी व्यवस्था से, तो बस उठ के चल देते हैं, अपने पाँव का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज ये अपने पाँव के जरिए बोल रहे हैं और ये हमारी पूरी सभ्यता, हमारा पूरा जो विकास का मॉडल है उसको खारिज कर रहे हैं। अब जिम्मेवारी हमारी है कि जब ये वापस गांव पहुंच जाएंगे तो क्या हम इनको बताएंगे कि ना इस गांव में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, वापस उसी झुग्गी के अंदर जाओ जहां वो जाना चाहते नहीं, या कि हम गांव में उनके लिए नए अवसर क्रिएट करेंगे? ये बहुत बड़ा अवसर है हमारे पास। करना इसके लिए ये होगा, नंबर 1, गांव में किसी ना किसी तरह से एग्रीकल्चर प्लस अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जाए। केवल और केवल खेती के सहारे गांव ना आज तक कभी चले हैं ना चल सकते हैं जी। लेकिन इतने तमाम उद्योग जो दिल्ली में हैं, जो मुंबई में है, सूरत में हैं, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में उद्योग गांव में हो सकते हैं। आज गांव में बिजली है, आज गांव तक सड़क है और आज गांव में इंटरनेट भी है। ये उद्योगों तो इसी को के साथ जी, मेरे पास समय की कमी है, संक्षिप्त में देवेंद्र जी आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी, संक्षिप्त में रोड मैप। देखिए, रोड मैप तो देखिए, मुझे प्रधानमंत्री ने अभी हाल में जो पंचायत को एड्रेस करते हुए कहा था कि हमें सेल्फ रिलायंस, ये जो सबक मिला है लॉकडाउन से वो है सेल्फ रिलायंस का। मुझे लगता है कि अगर सरकार चाहे तो ये सेल्फ रिलायंस का मॉडल जो है, जो हम गांव में से सेल्फ रिलायंट हो या जैसा कि इंडस्ट्री में सेल्फ रिलायंट हो या जो वैल्यू चेन्स की हम बात करते हैं उसमें सेल्फ रिलायंट हो, तो मुझे लगता है कि वो देश के सामने और दुनिया के सामने एक बहुत ही अच्छा रोड मैप। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय की कमी है, माफी चाहूंगी। तो सेल्फ रिलायंस तो तभी आएगा जब हाथ में पैसा होगा। तो जिस तरह से एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, जो सुझाव सामने आए हैं, और एग्रीकल्चर प्लस अपॉर्चुनिटीज और फ्रेश आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, आई थिंक इन्हीं चीजों की जरूरत है। और हम आशा करेंगे कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, नीति निर्धारक, वो इन सुझावों पर ध्यान दें। बहुत बहुत शुक्रिया। खेती किसानी और ग्रामीण भारत की इस विशेष चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।